हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सब? यस आयुष, गुड आफ्टरनून। आयुषी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले। ऑडिबल विजिबल बराबर हो क्या एकदम? बाजू वाले घर तक आवाज जा रही कि नहीं जा रही मेरी, बताना एक बार। यस, बाजू वाले घर तक जा रही है ना? ज्योति पांडे जी का डाउट आया है। हाँ ज्योति जी बोलिए। डाउट नहीं है एक्चुअली। ग्रुप हाँ में ना काफी लोग लॉ के लेक्चर के लिए पूछ रहे थे, हाँ हाँ तो मैंने आपका फास्ट ट्रैक का बताया, लेकिन वो लोग पूछ रहे थे जो अभी एक वीक हो गया है वो लेक्चर मिलेगा उनको? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा ना बेटा। बैकअप में अवेलेबल है ना, लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में। आपने भी देखा होगा जितने लेक्चर हम आज करते हैं वो 48 हाँ। आवर्स के अंदर बैकअप में आ जाता है। बोलने के लिए 48 आवर्स है, शाम तक ही आ जाते हैं। शाम तक वो जो आपने लाइव पढ़ा है वो बैकअप अवेलेबल रहता है, और ये एग्जाम तक रहेगा। तो जो न्यू आएंगे उनके लिए भी वो रहेगा ना सर? 100% बेटा, 100। वो तो बैच में ऐड हो जाएंगे इसी में, और जैसे ही वो हाँ बैच में हाँ। ऐड हुए तो लाइव अपनी जगह चलते रहेगा, और बैकअप जो है वो स्टोर होते रहेगा, तो वो वहां देखते रहेंगे। बैच में ही रहेगी सारी वीडियो। ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। तो फिर कितने कितने स्टूडेंट और ला के दे रहे हो आप मेरे को? सर, 4-5 जो बोल रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, मजाक कर रहा हूँ वैसे हाँ। मैं। ठीक है। नहीं नहीं सर, 4-5 जन बोल रहे थे हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, बाकी कोई नहीं। ओके। जी जी। अच्छा। सर ये बैच पूरा खत्म होने के बाद भी बैकअप रहेगा क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बैच खत्म होने के बाद जो ऑलरेडी जुड़े हुए ही हो तुम लोग, तो कभी ना कभी छूटता तो बैकअप देखते ही हो ना। तो आपके एग्जाम के लिए ही ये बैच है, तो बैच खत्म होने के बाद भी ये रहेगा। ठीक है? ठीक है जी, चलिए। आप लोग की इजाजत है तो शुरू कर लेते हैं भाई। आज अपने को 2 चैप्टर करने, छोटे छोटे से बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर हैं। इतने बड़े चैप्टर नहीं जितना चैप्टर नंबर 7 था। चैप्टर 7 बहुत बड़ा भी था, चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट भी। किस पर्पस के लिए? एमसीक्यू। एमसीक्यू बहुत आता है उससे, एमसीक्यू भी बहुत आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें 10 5 मार्क्स का एक आध क्वेश्चन फंसा देता है उसमें, बराबर है। सो मेरा प्रश्न ये है, ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से पहले पूछ सुन लो। कौन कौन ईमानदारी से फास्ट ट्रैक होने के बाद पढ़ाई करता है? एक्चुअली ईमानदारी से, जो झूठ बोलेगा पाप लगेगा, बता रहा हूं। कौन कौन हमारा फास्ट ट्रैक रोज होता है, उसके बाद आप पढ़ लेते हो, अपने से पढ़ लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, मॉड्यूल पलटा लेते हो, कुछ कर लेते हो ईमानदारी से? कौन कौन है ऐसा? फटाफट बोलिए। ज्योति जी कर लेती हैं, आयुष कर लेता है, कल चौकरबाजी, कल छोड़कर बाकी डन। ओके ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, काफी लोग पढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई थोड़ा बहुत कर लेता हूं। अब मैंने आपको जो कमिटमेंट किया कि भाई 50 घंटे में मैं आपका बैच खत्म करा दूंगा। 5 मिनट लेता हूं, थोड़ा सा मेरे को पिछली क्लासेस का हिसाब किताब लेना आपसे, इसलिए थोड़ा सा बात करना है। मैं क्या है भाई, देखो आपसे फास्ट ट्रैक बैच करवा रहा हूं 50 घंटे में। ये बैच ऐसा वाला तो है नहीं कि वो मैराथन है कि मैंने एक बार सब कुछ डाल दिया और सूंघाते हुए ले गया। वो सूंघाने वाले में क्या होता है आपको पता है क्या? ऊपर 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 अपने को समझ में आ जाता है, ऊपर ऊपर बता दिए। 10 घंटे का, 9 घंटे का, 8 घंटे का, 12 घंटे का मैंने पूरा डाल दिया, फॉर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, बराबर। उसमें ऊपर ऊपर सूंघा सूंघा के ले जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? एमसीक्यू पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव पूछेगा, कौन से नोट से पढ़ना है, मॉड्यूल से पढ़ना है, ये बताया नहीं जाता। मैं आपको यहां पे क्यों आपसे एक नॉमिनल चार्ज लेके कर रहा हूं? मैं आपको सबसे पहले एक स्मार्ट अप्रोच दे रहा हूं कि भाई एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। क्यों? मैं जब भी कोई चैप्टर शुरू करता हूं मैं आपको पहले बता देता हूं भाई कि ये जो चैप्टर है इससे एमसीक्यू में ज्यादा आता है, तो आप उस हिसाब से पढ़ते हो, और मैं फिर एमसीक्यू करवाता भी हूं। या इसमें डिस्क्रिप्टिव ज्यादा आते हैं, मैं उस हिसाब से करवाता हूं, और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कराता हूं। तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में और उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने का एक माइंडसेट बन जाता है कि सर ने बताया था इसको इस अप्रोच से पढ़ना, इसमें एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, डिस्क्रिप्टिव फलाने वाले से ज्यादा आते हैं। कमर्शियल लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट के अंदर डायरेक्टर के ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियल लॉ को ऐसे अप्रोच करना है। तो आप लोग का जो ना बाकी के सब्जेक्ट है, कोई बोथ ग्रुप दे रहा होगा, कोई सिंगल ग्रुप दे रहा होगा, तो 3 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी संभाल रहे हो। तो मेरा काम यह है कि आपको एक अप्रोच देना, आपको एक मार्गदर्शन देना, और आपका समय इतना कट छट कर देना। आपकी मेहनत मैं कर रहा हूं कि भाई ऐसे 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 करना है, मैंने रिसर्च कर ली है, आपको इस एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे तैयारी करनी है।
अब जो नॉर्मल हमारा बैच होता है 120 130 घंटे का, ये है 50 घंटे का। आपके मोटा मोटे 70 घंटे बचते हैं, 70 आवर्स। मैं कहता हूं ये 70 आवर्स में ना आप आधा भी कर दो, 35 घंटे, 35 आवर्स ईमानदारी का। और वो 35 घंटे कैसे? रोज जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, जब से हमारी क्लास चल रही है, आज हमारा डे 7 है, कॉन्ट्रैक्ट तक पूरा छिला छिलाई करके पढ़ा है, चैप्टर 7 पूरा छिला छिलाई करके पढ़ा है, आज अपन 2 चैप्टर निपटा के लेंगे। मैं चाहता हूं भाई आप रोज आधा घंटा 1 घंटा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सर ने जो पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो। कहीं कुछ डाउट आ रहा है, हमारी तो रोज लाइव क्लास चल रही है, इधर रेज हैंड करो और डाउट पूछो। मेरे को ना बड़ा तकलीफ होता है जब मैं देखता हूं ना कि मैं जैसे कुछ पढ़ा रहा हूं, सबके रिप्लाई नहीं आते ना, मेरे को मन में ऐसा लगता है किसी को डाउट आ रहा होगा, इसलिए ज्यादा लोग के रिप्लाई नहीं आ रही। इसलिए मैं फोर्स करता हूं, अरे पूछो पूछो पूछो, मेरे से डाउट पूछो, क्या दिक्कत आ रही है, हाथ उठाओ। क्योंकि मेन आप जो पैसा पे किए हो ना, ये मेरी जिम्मेवारी कि मैं उसका वर्थ दूं आपको, पूरा वसूलवा दूं आपको, उससे ज्यादा ही करवाऊं, क्योंकि ये मेरी अंदर की सोच है। तो अगर मैं ही सिर्फ मेहनत करते जाऊंगा और आप सिर्फ फास्ट ट्रैक कर लेंगे और घर पे बैठ जाएंगे, तो फिर क्या मतलब है? बराबर है क्या? तो भाई मेरा कहना यह है कि जब मैं आपको फास्ट ट्रैक करा रहा हूं, आप कभी भी फास्ट ट्रैक करने के बाद भाई 2.5 घंटे लगातार होता है, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। कई लोग की सिटिंग पावर अच्छी, कई लोग की नहीं है। ब्रेक लो, बेहतरीन यार। रोज की क्लास का तुम आधा घंटा पौना घंटा निकाल लोगे ना, ईमानदारी का आधा पौना घंटा, की भाई ईमानदारी से ये मेरे को याद होना चाहिए, आपका फास्ट ट्रैक और मेरा पढ़ाना ये दोनों सफल हो जाएगा। यानी कि आपका जो सर्विस लेना है मेरी तरफ से 2500 पे करना, और अल्टीमेटली अब रिजल्ट के लिए पे किए वो भी सफल हो जाएगा और मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। विन विन सिचुएशन रहेगी, विन विन, मेरे को भी मजा, आपको भी मजा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, पैसे भी पे किए हैं, पढ़ेंगे भी नहीं, फास्ट ट्रैक लेने से सोच रहे हो जाएगा, नहीं बेटा। टीचर का काम है बस आपको मार्गदर्शन देना। कहावत पहले भी बताया ना, गधे को घसीट के आप तालाब तक ले जा सकते हो, आप उसको पानी नहीं पिला सकते। पानी वो तभी पिएगा जब उसकी इच्छा होगी। और कितना भी तुमको कोई महान आत्मा आके पढ़ा के चले जाए कोई से भी कोर्स में, जब तक आप सेल्फ एफर्ट नहीं देंगे तब तक बेटा कुछ होता नहीं है। तो थोड़ा 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 सेल्फ एफर्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि देखा जाएगा इस फास्ट ट्रैक के अंदर 70-80% चीजें तो मैं फटाफट करवा के कवर करा देता हूं। ये एमसीक्यू आएगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, सब कवर हो रहा है अपना। बट तुम्हारा सेल्फ एफर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। ये हो गई एक बात। चैप्टर 7 हमने खत्म किया था, बहुत अच्छा खासा वेटेज है उसका, पूरे के पूरे आपके चैप्टर में एमसीक्यू अगर मिला लू ना, तो उस चैप्टर से कम 5 से 7 मार्क्स का तो एमसीक्यू आ जाता है। उसके अलावा अगर गलती से उसमें 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाल दिया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो मैंने आपको कल दिखाया था, तो भाई उसका वेटेज हो जाता है 12 से 15 ऑन एन एवरेज। तो मेरा मानना है कि भाई आप उसको पढ़ो, बहुत उसमें मेहनत करके छिल छाल के आपको बार बार उसको मैंने हैमर करवा के लिया है। तो मैं चाहता हूं अगर किसी ने पढ़ा है उस चैप्टर को और अगर किसी को डाउट है तो रेज हैंड करिए और डाउट पूछ लीजिए कि सर हमको ये वाला उसमें डाउट है। तो पहले अपन पिछले चैप्टर के डाउट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था, थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटी ज्यादा थी। तो डाउट पूछ लीजिए, वो क्लियर करते हैं, फिर अपन आज आगे बढ़ेंगे, तो फिर मजा भी आएगा आगे बढ़ने में। तो किसी को कुछ डाउट है उस चैप्टर में, कुछ पूछना है उससे रिलेटेड, कुछ करना है, तो बता दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हाँ जी सक्षीमा जी बोलिए, शाबाश बोलिए। सर सेक्शन है ना 111 बता दो एक बार। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, राइट। तो देख बेटा, Yes, sir. सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन ऐसा है कि मान लीजिए मेंबर जो है, मेंबर को कोई रेजोल्यूशन पास कराना है। जनरली क्या होता है, कंपनी नोटिस भेजती है, तो कंपनी बताती है ये बिजनेस के बारे से हम रेजोल्यूशन पास करने वाले, और अगर स्पेशल बिजनेस होता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे देती है, बराबर है। लेकिन जब अपन 1-1 की बात करते हैं, 1-1-1 की, मेंबर चाहता है कि भाई कंपनी आप तो बता रहे हो ये बिजनेस है, मैं भी चाहता हूं कि इस बिजनेस के लिए रेजोल्यूशन पास हो। लाइक फॉर सपोज एग्जांपल, मेंबर चाहता है कि भाई कंपनी एक एजुकेशन कंपनी है और जिस एरिया में मेंबर रहता है वहां पे एजुकेशन का बहुत बोलबाला है, सीए सीएमए का। वो चाहता है कि आपकी कंपनी का एक ब्रांच हमारे यहाँ खुले, बहुत पोटेंशियल आएगा, बहुत कमाई होगी, बहुत कंपनी ग्रो करेगी। तो वो चाहता है कि उसके एरिया में एक ब्रांच डले, उसके लिए वो रिजोल्यूशन प्रपोज करना चाहता है कंपनी को, और उसके रिगार्डिंग वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना चाहता है कि भाई हमारे यहाँ क्यों खोलो आप ब्रांच, मैंने क्या ऐसा डेटा एनालिसिस किया था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो बोले यदि किसी मेंबर को अपना मुद्दा रखवाना है मीटिंग के अंदर, तो मेंबर को जब भी जनरल मीटिंग होगी
उससे कम से कम 6 हफ्ते पहले कंपनी को नोटिस दे देना है रेजोल्यूशन के साथ और स्टेटमेंट के साथ, और साथ में एक्सपेंस के साथ। कंपनी को भी तो एक्सपेंस लगेगा, सबको देने, एक्सपेंस के साथ आपको देना है, ताकि जब मीटिंग हो तो उस मुद्दे में चर्चा हो। 6 हफ्ते पहले उसको देना है। तो मान लीजिए कि भाई उसने नोटिस दे दिया और अगले ही दिन उसके पास कंपनी का नोटिस आ जाता है कि भाई अगले 25 दिन में मीटिंग है, तो यहां पे तो 6 वीक्स कंप्लाई नहीं हुए। तो मैंने परसों यही बताया था, कल यही बताया था। मान लीजिए उसने पहले नोटिस दे दिया अपने रेजोल्यूशन का, मेंबर ने, बाद में कंपनी का नोटिस आता है और उसकी वजह से 6 वीक कंप्लाई नहीं हो पाते, माना जाएगा कि उसने 6 वीक कंप्लाई कर लिया। लेकिन कंपनी का नोटिस पहले आ गया कि मीटिंग 25 दिन बाद है और उसके बाद अब अपना रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, उसको नहीं माना जाएगा। बस यही बोलता है सेक्शन नंबर 111 कि मेंबर को अपनी कुछ बात रखनी है तो वो ऐसे रख सकता है। बराबर है? यस सर। ठीक है, और बताइए, और किसी को कुछ डाउट है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। जी, स्नेहा जी को भी डाउट है, बताइए स्नेहा जी, क्या सेवा करे आपकी? हाँ जी, वाला है ना, हाँ जी बेटा। कोरम वाला जो है ना, हाँ हाँ, कोरम वाला जो है वो समझ में आ गया। एक बार जो आपने केस स्टडी नोट्स के अंदर डाली है ना, वो पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार आप वो एक बता दो कैसे पढ़ना है, आ गया बराबर कैसे क्या होता बिल्कुल है। बिल्कुल बता देता हूँ, अभी हाथों हाथ बता देता हूँ। बस कंसेप्ट अपने को दिमाग में रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है उसमें। कंसेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन वो पढ़ते हैं तो एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ठीक जाता है, है। आइए, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो पहले तो ये प्रोविजन आपको क्लियर होगा, ये वाला एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो वाला, हाँ कि भाई ओरिजिनल मीटिंग में भी कोरम की वजह से एडजर्न किए और एडजर्न में भी कोरम की वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये ऑल्सो का किसके है? पहले भी कोरम की वजह से, अभी भी कोरम की वजह से भी। ठीक, अब ये जो केस स्टडी है कि भाई ये देखो, ये मान लीजिए ओरिजिनल मीटिंग है, बराबर। तो बोले ओरिजिनल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट था, लेकिन प्रेमाइसेस में आग लग गई, इसलिए मीटिंग को एडजर्न किए, बराबर है क्या? ठीक, हाँ तो यहाँ पे कोरम की वजह से तो एडजर्न नहीं हुआ, या तो आग लगी इसलिए एडजर्न हुआ, तो ये अपन एडजर्न किए, बराबर। तो यहाँ फर्स्ट एडजर्न, हाँ, ये फर्स्ट एडजर्न, तो यहाँ पे भी कोई सा कोरम नहीं आया। पहले तो कोरम आया था लेकिन आग लग गई, इसलिए हमने एडजर्न किया। तो क्योंकि कोई कोरम नहीं आया तो हमने दोबारा एडजर्न किया। अब ये सेकंड वाली है, बराबर। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, देखो ऑल्सो यहाँ पे लिखा है मैंने। अब यहाँ पे क्योंकि एक बार देखो कोरम नहीं आया तो अपने एक बार बढ़ा दिया, यहाँ पे अपन क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं इसको 1? आपको पता है इसको क्यों 1 नहीं गिन रहे? क्योंकि यहाँ पे कोरम आया था, यहाँ पे कोरम आया था, हमारे तो आग लग गई थी ना, इसलिए हम इसको गिनती नहीं करेंगे, हम यहाँ गिनती कर रहे हैं कि भैया ये नंबर 1 है, यहाँ पे कोरम नहीं आया तो हमने एडजर्न किया। अब अपन बोलेंगे कि एडजर्न मीटिंग में भी कब यूज कर रहे हैं? पहले वाले में भी कोरम नहीं आया, अब भी कोरम नहीं आया, बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेंबर प्रेजेंट रहेंगे वो कोरम कहलाएंगे, अगर कोरम नहीं आता है तो, बराबर है क्या? तो अपन इसको गिनेंगे और इसको गिनेंगे। इसको क्यों नहीं गिन रहे अपन? क्योंकि यहाँ पे कोरम आया था, यहाँ पे तो आग लगी थी, इसकी वजह से एडजर्न हुआ। तो जब कोरम की वजह से अगर एडजर्न होगी तो वो 1 काउंट हो जाएगी। और सेकंड वाले में भी अगर कोरम नहीं आता है तब अपन जितने मेंबर रहेंगे उनको मान लेंगे कोरम, बरोबर है? ठीक, और एक बार थर्ड वाली, हाँ थर्ड वाली, ये वाली नहीं बताऊं? ये वाला बस आ गया, वो बेसिक ही था ना, थर्ड वाले में दिक्कत आ ठीक है, अभी थर्ड वाला जो है, अभी थर्ड वाले को समझना। यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट से बुला रहे हैं। रिक्वेस्ट अपन कब बुलाते हैं? सेक्शन नंबर 100 में, जो रिक्विजिटिस्ट 1/10 वाले करते हैं। तो मैंने बताया कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो बोर्ड या तो खुद बुला लेगा या तो शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करते हैं। तो बोर्ड जब खुद बुलाएंगे तो वो तो ये वाली सिचुएशन में आएगा ना बेटा, नॉर्मल वाली सिचुएशन में, ये देखिए वाली इसमें आएगा, बराबर है कि भाई बोर्ड बुला रहे हैं तो नॉर्मल सिचुएशन है वो तो एडजर्न हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करके बुला रहे हो सेक्शन 100 के अंदर, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी? बोले कैंसल हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे अपनी एक बात है कि भैया मीटिंग हमने कॉल की कैसे? रिक्वेस्ट से, ठीक, यानी कि सेक्शन 100 में शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोरम आया था, उनने जैसे ही रिक्वेस्ट की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई, कोरम आया लेकिन आग लग गई थी, बराबर है? तो इसकी वजह से हमने एडजर्न किया। तो क्या हमने कोरम की वजह से एडजर्न किया? क्या नहीं ना। तो इसको भी अपन गिनेंगे नहीं कि भाई तुम बुलाए और आए नहीं। अब अपन एडजर्न किए यहाँ पे, बराबर है क्या? अब यहाँ पे तुम नहीं आए और साले तुम रिक्वेस्ट करके नहीं आए, बराबर है क्या? तो यहाँ पे दोबारा एडजर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये रिक्वेस्ट से थी। सब पहली वाली क्यों किए फिर? अरे बेटा पहले वाले में कोरम की वजह से नहीं किए, आग की वजह से किए। यहाँ पे तो एक्चुअल में
किस्सा ही नहीं, अगर यहाँ पे आग नहीं लगती और तुम नहीं आते, यहीं के यहीं तो कैंसिल हो जाती cancel मीटिंग, बरोबर। अब हाँ, आग लगी इसकी वजह से एडजर्न किया और फिर भी तुम नहीं आए, तो इसीलिए क्योंकि रिक्वेस्ट से कॉल किया था, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल, cancel। बरोबर है। हाँ, ठीक है, और कुछ डाउट है बेटा? नहीं बस सर, ठीक थैंक है, यू। ओके बेटा, ओके, वेलकम। चलिए जी, हाँ, अलग मार का भी एक डाउट है सर, सेक्शन 111 में 2 वीक वाला क्राइटेरिया जो है उसका बता दीजिए। ओके, एक 111 के अंदर 2 वीक वाला भी है, वो भी बता देता हूं। दिव्या बेटा आपका भी डाउट लेता हूं सर, कोरम अगर एक बार एडजर्न हो गई एंड उसके बाद में अगर एक भी मेंबर नहीं आया तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। सर कोरम अगर एक बार एडजर्न हो गई, ठीक है, एक बार हो गई एंड उसके बाद में अगर एक भी मेंबर नहीं आया, मतलब जब एडजर्न मीटिंग में भी अगर एक भी मेंबर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, तो बाय डिफॉल्ट बेटा कोई मेंबर ही नहीं आया तो वो कैंसिल ही हो गई फिर, बराबर है। क्योंकि जब एडजर्न में भी नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे फिर, बरोबर। अब उस सिचुएशन में अपने पास सेक्शन नंबर 97 है। 97 क्या बोलता है कि कोई भी मेंबर जा सकता है किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास, कि भाई कंपनी मीटिंग नहीं कर रही, क्या करना है मेरे को, आप बोल दो कि भाई अकेला बंदा भी आएगा तो कोरम कहलाएगा, क्योंकि 97 में ट्राइब्यूनल के पास वो पावर है। वो एक ऑप्शन हो सकता है। इतिहास में आज तक सेक्शन 97 का इस्तेमाल नहीं किया गया, कभी नहीं, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई, ठीक है। चलिए, अलकमार का जो डाउट है सर, सेक्शन 111 में 2 वीक का एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तब तक बाकी लोग किसी का डाउट है तो आप भी लिख सकते हैं या मुझे कॉल करके बोल सकते हैं, मतलब यहीं पे रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन आज आगे के चैप्टर को आराम से शुरू करके लेंगे। कहां गया भैया आपका 111? ठीक है। अब 111 के अंदर देखो ये लिखा हुआ है कि ये अगर आपको सर्कुलेट करना है ना टू मेंबर्स एनी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सच रेजोल्यूशन, सॉरी उसके लिए नहीं है, वो दूसरी बात के लिए मैं बोलता हूं, ये नॉट लेस देन 2 वीक। अब क्या बोला कि अगर आपको रेजोल्यूशन प्रपोज कराना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था रेजोल्यूशन के लिए, तो रेजोल्यूशन अगर आपको प्रपोज कराना है तो 6 हफ्ते का टाइम है, और उसके लिए एक्सेप्शन भी दिया हुआ है कि भाई मान लो आपने पहले दे दिया रेजोल्यूशन, बाद में कंपनी का नोटिस आया, माना जाएगा आपने कंप्लाई किया। यहां पे नॉट लेस देन 2 वीक, ये काहे के लिए, एनी अदर रिक्वेस्ट के लिए। अब एनी अदर रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए भी कंपनी लोन ले रही है, कोविड पेंडेमिक के समय ऑलरेडी नुकसान चल रहा है सारी चीजों को, बराबर है। अब शेयर होल्डर को कोई रेजोल्यूशन प्रपोज नहीं कराना है, शेयर होल्डर चाहता है भैया मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सारे मेंबर मेरे साथ मिलकर रिक्वेस्ट करें, कंपनी और मत लोन मत लो, कंपनी की हालत और खराब है, हमको नहीं लगता कंपनी का ये लोन लेना एक रैशनल डिसीजन है, तो उसको और कुछ रिक्वेस्ट करनी है बाकी मेंबर को कि आप लोग भी कंपनी को बोलो कि भाई हम लोन अप्रूव नहीं करेंगे। तो रिजोल्यूशन प्रपोज नहीं कराना है, कोई और मुद्दे में रिक्वेस्ट करना है, मेंबर्स को कुछ मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि आप एक अकेले मेंबर हो, कंपनी के पास पूरा डेटा है, सारे मेंबर कहां बैठे, तो आप कंपनी को बोलोगे कि भाई ये सारे मेंबर को मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाओ, मैं नहीं चाहता कंपनी लोन ले, मेरे को कोई रिजोल्यूशन प्रपोज नहीं कराना है। तो अगर आप रिजोल्यूशन प्रपोज कराने के अलावा किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अदर मुद्दे के लिए, रिजोल्यूशन के अलावा कोई दूसरा मुद्दा है तो 2 हफ्ते पहले आप क्या कर दो, कंपनी को बोल दो रिजोल्यूशन करवाना है, 6 हफ्ते पहले बोलो, ऐसा, ठीक है। चलिए जी, ये अलकमार का हो गया। और बताइए, देन मीन्स ऑब्जेक्शन के केस में 2 वीक, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्शन के केस में 2 वीक है, रिजोल्यूशन प्रपोज करने के लिए 6 हफ्ते, ठीक है, यस। और बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, एनीवन? तो हाथ रेस की। अब देखो एक बात और है, ये दिक्कत परेशानी समस्या भी किसको आएगा, डाउट भी किसको आएगा, जो व्यक्ति घर जाके फास्ट ट्रैक के बाद पढ़ रहा है उसको डाउट आएगा, अरे यार सर समझाए तो समझ में आ गया, ये वाला अभी नहीं समझ रहा है, मार्क करके रख लिया और फिर पूछ लिया। अब जो पढ़ेगा नहीं तो कैसे डाउट आएगा, बराबर है क्या। और डाउट आया है किरण कुमारी जी का, बोलिए किरण कुमारी जी। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो था वॉइड कराएगा, उसका आप कहे थे कि आपके क्लास नोट्स में से आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, वो मैंने भेजा नहीं है, मैं तो आज ही भेज दूंगा। हाँ। उतना जो अलग से पढ़ाया था ना वो मैं आज ही भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर, बराबर है। और बोलिए। नथिंग। हाँ, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं अभी और किसी को और कुछ डाउट नहीं है वाले चैप्टर में, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। इन द मिडिल अगर किसी को याद आ गया वो डाउट तो
हम ये क्लास कंक्लूड होने के बाद उसको कर लेंगे। आज अपने को 2 चैप्टर खत्म करने हैं। एक अपन चार्जेस खत्म करेंगे पूरा एमसीक्यू सब करके, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देख के, और डिपॉजिट खत्म करके। दोनों छोटे छोटे चैप्टर है। हैंड रिटन नोट बहुत खतरनाक बने हुए उसके, एकदम खतरनाक, मतलब मक्खन जैसे दिमाग में घुसते जाएंगे। उसको शुरू करके आज उसका पूरा कंक्लूड करेंगे, फिर कल अपन फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सुनिएगा मेरी बात। हाँ जी, मॉक्स मेहता का भी डाउट आया है। मॉक्स बोलिए जी। सर इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी का थोड़ा समझा दीजिए, उसमें क्या होता है? बराबर बराबर। अब मेरे को समझ मैं बताता हूं। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मेंबर को ये जानना है कि बाकी के मेंबर किसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं, बराबर है, तो ये बोला है कि अगर किसी मेंबर को ऐसा जानना है तो वो कंपनी को एटलीस्ट 3 दिन पहले नोटिस देगा। यही बात लिखी हुई है मॉक्स जी। हाँ वही लिखी है। और बोला है इंस्पेक्शन आप कब कर सकते हो? ड्यूरिंग द मीटिंग, राइट? यही लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ मॉक्स क्या पूछ रहे हैं। 24 आवर्स के पहले या फिर? हाँ हाँ बराबर है। तो ये मॉक्स जी का डाउट ये है, जस्ट अ मोमेंट, हर चीज का चार्ट है अपने पास डेंजर लेवल पे। हाँ जी, मॉक्स जी का डाउट ये यहाँ पे है। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी वाला आपको मिलेगा पेज नंबर 15 के अंदर। ठीक है, सुनना मेरी बात। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी अपने को क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए ये मॉक्स मेहता, साहिल मलिक, देवजीत दत्ता, ये जितने लोग अपने पास लाइव हैं अभी, ये सब और मैं भी एक कंपनी के मेंबर हैं। अब मैं तो पर्सनली जाने वाला हूं भाई मीटिंग में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये किसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं। इसका लॉजिक थोड़ा सा समझ के रखना। कभी भी देखो मीटिंग में अगर कुछ बात रखी जा रही है और रेजोल्यूशन पास हो रहा है, डेफिनेटली कोई अगर फेवर में वोट करता है तो अपना फेवर पहले देखता है, बराबर है। कई लोग जो लेमैन होते हैं, जो कंपनी में पैसा तो लगा लेते हैं, जब कभी भी डिस्कशन होता है तो उनको आइडिया भी नहीं होता है कि भाई मैं फेवर में करूं असेंट, उनको बिजनेस ही नहीं समझता है। वो लोग क्या करते हैं? अपने बिहाफ में किसी प्रोफेशनल को, जिसको इन सारी चीजों की जानकारी, जो चीजों को समझ सकता है और एक बेटर डिसीजन ले सकता है उनके बिहाफ में, वो उनको प्रॉक्सी अपॉइंट करके भेज देते हैं। अब मेंबर एक अपना गणित लगाता है, एक स्पेक्यूलेशन लगाता है कि यार देख ये फलाना बिजनेस है और ये लोग मेंबर है। वो एक लगाता है ना कि ये फेवर में करेगा कि अगेंस्ट में करेगा, तो एक पहले ही अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि मीटिंग होगी तो रेजोल्यूशन पास होगा कि नहीं होगा। अब होगा कि नहीं होगा उससे ये देखना चाहता है पहले कि मेंबर कौन आया है, कौन प्रॉक्सी में आ रहा है, कौन मेंबर में आ रहा है, ताकि वो गणित लगा पाए कि पास होगा कि नहीं होगा रेजोल्यूशन। उसकी वजह से इंस्पेक्शन का प्रोविजन आया है। तो अगर मुझे ये देखना है कि इन तीनों में कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है क्या है, तो मुझे कंपनी को मीटिंग के कम से कम 3 दिन पहले नोटिस में, राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा कि कंपनी सुनो मेरी बात, मैं तुमको 3 दिन, कम से कम 3 दिन बोल रहा हूं ना, देने को चाहे तो मैं 10 दिन पहले दे दूं, मैं नोटिस दे रहा हूं, मेरे को जानना है कि कौन कौन मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है। अब कंपनी को कब पता चलता है कि भाई कौन कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है? 48 आवर्स पहले उनको देना है। यानी कि अगर मेंबर को इंस्पेक्शन करना है तो 3 दिन पहले नोटिस देना है। मेंबर को अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना है एटलीस्ट 48 आवर्स पहले देना है MGT 11 में। तो भाई मान लीजिए कोई मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया एटलीस्ट 48 आवर्स पहले और मैंने नोटिस दिया कम से कम 3 दिन पहले, बराबर है क्या? बराबर। अब इंस्पेक्शन शुरू कब से होगा? बोले देखो ड्यूरिंग द मीटिंग हम इंस्पेक्ट कर सकते हो, एंड 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग से 24 आवर्स पहले। तो क्यों 24 आवर्स पहले बोला है? अरे भैया 48 घंटे पहले तो कंपनी को ही मिलेगा, तो कंपनी भी तो एक दिन कंपनी को भी दो रजिस्टर मेंटेन करने का कि कौन कौन प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, वो भी तो रेडी करके रखे आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपने 3 दिन पहले नोटिस देके रखा हुआ है। तो 48 घंटे पहले मान लो कंपनी को मिला तो एक दिन वो लेगी सारा स्क्रूटनी करने के लिए, और आपको 24 घंटे पहले से इंस्पेक्शन दे देगी, क्योंकि हम रेडी कर लिए एक दिन में, और आप चाहो तो ड्यूरिंग द मीटिंग भी कर सकते हो, बराबर है क्या? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में होगा, 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, बरोबर है क्या? ये इसका पूरा कहानी है। और बोलो मॉक्स में तो हो गया क्लियर? हाँ सर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप फोन रख सकते हो बेटा? ठीक है, चलिए। हाँ जी, एकता को भी डाउट है, बोलिए एकता जी, बोलिए एकता जी। सर हाँ बोलिए।
सर मुझे सर एक्चुअली ना यहाँ पे डाउट नहीं है, मतलब कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जा रहे हैं, ये तो एक है। नेक्स्ट इज व्हाट ना सर, लाइक आपका जो सुबह का जो सेशन होता है, तो मतलब मैं एक बार बस ग्लिम्स लेती हूँ एंड दैट्स इनफ फॉर टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। बराबर, कंसेप्ट समझ रहा है, एमसीक्यूज बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है। बट द मेन थिंग इज व्हाट ना सर, कि करना कैसे, इन द सेंस लाइक लिख के प्रैक्टिस करूं, क्योंकि एवरी डे बिफोर लाइक सोने से पहले आपका जो चार्ट है ना, हाँ, वो मैं खुद बना लेती हूँ बुक में, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, तो बिकॉज मुझे ना बिना लिखे याद नहीं होता जब ठीक तक है, मैं लिखती नहीं। ठीक है। तो मुझे बस ये जानना है सर कि ये इनफ है टू गेट अ गुड मार्क्स, की बहुत सिर्फ ज्यादा, कंसेप्ट क्लियर? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं ना कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से चार्ट बना लेते हैं, फिर फटाफट आप हाँ ग्लिम्स भी ले लेते हैं, और कुछ चीजों को हाँ हल्का फुल्का लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये इनफ है। हाँ 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 इस पे मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि जब भी जैसे हाँ मैं कोई सा भी चैप्टर कराता हूं, ठीक है, मैंने आप लोग को इसके अलावा, यानी कि जो पास्ट एग्जाम पेपर और बिट क्वेश्चन जो मैंने आपको मेल में लिंक भेजी, उसके अलावा मैंने आपको रिवीजन टेस्ट पेपर भी भेजे हुए हैं। रिवीजन टेस्ट अच्छा पेपर भी भेजे हुए हैं और मॉक टेस्ट पेपर भी भेजे हुए हैं इंस्टीट्यूट के, मेरे बनाए हुए नहीं है। मैं बनाऊंगा जरूर, कब, जब हमारा ये सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट 2 लेने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको बोला था। वो मेरा डिजाइन किया हुआ रहेगा, और वो मैं तब इसलिए हाँ लूंगा क्योंकि तब तक क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो मैं ऑनलाइन पेपर सेट करूंगा, ऑफलाइन होगा तो उसके हिसाब से सेट करूंगा, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो मेरा कहना है जितना आप कर रहे हैं ना, उसमें और अपने आप को बूस्ट, पॉलिश और कॉन्फिडेंस देने के लिए आप पास्ट एग्जाम के बाद मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिए, तो एक बार ना आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया करो कि सर ने जो कराए हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लो, वो बन गया और कॉन्फिडेंस आएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अरे ये तो सर ने बताया था, इसका आंसर ऐसे होगा, एक बार लिख के देख लो, और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आंसर भी दिए हुए साथ में। तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही रास्ते में जा रहे हो, अपने आप को और संतुष्ट करने के लिए। जैसे आपको ये डाउट आया ना कि मैं सही कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं, बराबर, ये डाउट वहां पे खत्म हो जाएगा कि भाई मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया, सर ने जो नहीं भी करा है ना, वो भी मैंने अपने आप से लगा के देख लिया, और आंसर तो आपके सामने ही दिया हुआ है उसमें। तो वो मैंने इसीलिए सबको भेज के रखा हुआ है, वो आप लगा लो, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और आपका डाउट ही खत्म हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं सही जा रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरे को लिखना है, बराबर है। और जब मैं मॉक टेस्ट पेपर लूंगा 2 लास्ट में, तो मैं तो गाइड करने ही वाला हूं कि इसको ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने 2 मॉक टेस्ट लास्ट पे रखे हुए, ठीक है। ओके। और सर सुनिए ना, और एक था ना कि लाइक व्हाट हैपेंस ना कि अभी अभी देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स। आप तो समझते रहोगे। तो कैसा होता है कि अब मैं भी खुद 4-5 ग्रुप में ऐड हूं, तो वहां पे ना हर जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉ के आगे, कमर्शियल के आगे, एथिक्स के आगे। तो व्हाट हैपेंस ना, इट अफेक्ट्स फॉर मी, इट अफेक्ट्स कि भाई शायद ये इंपॉर्टेंट हो, वो इंपॉर्टेंट। 100%। हाँ, तो ना सर मैं ना पूरा जंबल अप हो जाता है, पूरा जगलिंग हो जाता है, और लाइक यार ये गलत है कि वो सही है, और पूरा ना मैसअप हो जाता है। आप समझते रहोगे सर, एज अ स्टूडेंट आप भी थे तो। 100% मैं समझ रहा हूँ। अब मैं इससे एक बात बताता हूँ आपको क्या है। हाँ। देखो, इतने समझदार आप खुद भी हो कि कौन सा टीचर किस लेवल पे एनालिसिस कर कर क्या अपने को बता रहा है। मतलब जब मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें कि देखो इससे भर भर के एमसीक्यू आता है, इससे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आता है, मैंने पेपर देखा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, बराबर। तो जहां जहां पे भी मैं आपको चैप्टर बताता हूं, और मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस डाला था, पेपर एनालिसिस, अगर आपको याद होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का, बहुत सारे बच्चों ने देखा है। तो मैंने वहां पे जब सारी चीजें बताई, तो प्रूफ के साथ बताई आपको कि देखो मैं कुछ भी बात कर रहा हूं ना, मेरा एनालिसिस हवा में नहीं है, मेरे एनालिसिस के पीछे बहुत बड़ा रिसर्च है जो मैं आपके सामने रख के दिखाता हूं कि देखो ये है। और मैंने अपनी एक वीडियो और में बोला है कि जब भी आप कोई से सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हो, तो मैंने बहुत क्लियरली वहां पे एक बात बोली कि आप उस सब्जेक्ट के लिए किसी एक गुरु को अपनाओ, जो एक गुरु उसमें बहुत महारत हासिल करके रखा हुआ है, और आप इधर उधर की बात ना सुनिए। मतलब देखो ऐसा है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपने एक गुरु को अपना के रखा हुआ है ना, और आपको उसके ऊपर भरोसा है, तब आपने उस गुरु को गुरु दक्षिणा दी हुई है और उसकी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है जब भी मैं आपको कोई चीजें कन्वे करता हूं ना, तो बहुत असर्शन के साथ कन्वे करता हूं, और आपको भी भरोसा होता है, सर गजब हो गया सर, आपने पैसा वसूल करा दिया, इतना ही पढ़ना है सर, बराबर है। वो कॉन्फिडेंस जहां आपको आ रहा है ना, जो मैं बिलीव करता हूं यहाँ पे जितने बच्चे उनको मेरे ऊपर आता है, आपको कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं। मैंने क्यों ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया फास्ट ट्रैक का, क्यों मैं एमसीक्यू में फोकस कर रहा हूं, क्यों मैं आपकी टेस्ट सीरीज ले रहा हूं,
क्यों मैंने वो वीडियो बनाया पूरा, मैं चाहता तो वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को दे सकता था जो डिटेल्ड एनालिसिस वाला है, लेकिन मैंने उसको डाला खुला कि उनको समझ में आए कि एनालिसिस क्या है पीछे और कैसे अप्रोच करना है। भले लेक्चर नहीं ले पा रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे, तो उनको एक आइडिया तो लग जाए। और एक वीडियो में मैंने साफ बोला कि किसी एक गुरु को अपनाओ किसी एक चीज के लिए। ये मैंने ना बहुत पिछले 4-5 अटेम्प्ट से मैंने नोटिस किया, चाहे बच्चा फाउंडेशन का हो चाहे इंटर का हो, जहां उसको कुछ मिल जाए। लॉ का इंपॉर्टेंट यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, वहां से भी, चारों जगह अलग इंपॉर्टेंट है। चारों जगह अलग इंपॉर्टेंट है भाई। कहां क्या करोगे फिर, आप कंफ्यूज ही होगे। सो आपको क्या करना है, मार्केट को समझ लो भाई, मार्केट में यही चीजें चल रही है, लेकिन इतनी बुद्धि तो अपने खुद के अंदर है ना। अगर आप दूसरे के भी इंपॉर्टेंस देख रहे हो तो आपको अक्ल आ जाएगी। अबे ये क्या क्वेश्चन दिया है, बोले इसमें ये तो आना ही नहीं है, सर ने तो साफ बोला इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, और सर ने तो प्रूफ भी दिखाया। तो कॉन्फिडेंस है ना आपको किसी एक पे, बस आप घुस जाओ उधर ही, और कुछ भी नहीं, बाकी सब चीजें साइड है भाई। मैं अप्रोच ऐसे ही करने वाली हूँ इस पेपर को, और आप तो मेरा रेगुलर लेक्चर भी ली भी, मुझे पता है, बराबर है। आप मेरे फास्ट ट्रैक में भी अभी फिलहाल है, सिलेबस खत्म करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक तिनके की भी चीज नहीं छुड़वाता हूँ, मेरे को हल्का सा भी लगता है ना क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं नहीं छुड़वाता उसको, समझ। तो मैं आप लोग की पूरी जिम्मेदारी लेके बैठा हूं, मतलब जितनी आपको अगर टेंशन होगी ना एग्जाम की, उतनी मेरे को भी टेंशन है भाई। आज मैं आप लोग को रिजल्ट दूंगा तो ना मेरे पास और बच्चे आएंगे लॉन्ग टर्म, मुझे भी तो जाना है, बराबर है। तो मेरे को डबल जिम्मेदारी है, जितना आपको आपके रिजल्ट की चिंता नहीं, उतना मुझे चिंता है कि भाई मैं इतना वर्थ दूं बच्चे को कि एट द एंड में पास हो और बोले हाँ भाई मैंने अर्जुन सर से पढ़ा है, ताकि कल मैं थोड़ा सा और अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊं। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है बेटा, तो निश्चिंत रहो आप। चार जगह की चीजों को बिल्कुल इग्नोर करो, मैं जो बता रहा हूं आप उसको पढ़ो, और मैं तो देखो प्रूफ के साथ दे रहा हूं सारी चीजें, तो बिलीव आपको हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्नेहल जी बोल रही 1 कमांड 1 डायरेक्शन, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोलिना बोल रही सीरियसली आप मसीहा बन के आए हो मेरी लाइफ में लॉ के लिए सर। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं। चलो शुरू कर ले। अब मेरे ख्याल से अब सबके डाउट क्लियर हो गए हैं, हम शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। 10 सेक्शन है इसमें, सेक्शन 77 से लेके 87, और फॉर्म इसके अंदर है CHG 1 से लेके CHG 9 तक। पूरी चीजें खून में उतर जाएगी। बस रिक्वेस्ट एक ही है, साथ साथ में बस जाके रिप्लाई उधर करते रहो, रिवाइज करते रहो। हमारा जो रेगुलर है वहां पर सब बोल बोल के रटाते हैं, इसलिए इतना समय लगता है। फास्ट ट्रैक में अपने को इन्हीं टाइम को कम करके आपको समय बचा के देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इसका चैप्टर का पर्पस समझिएगा। सबसे पहले